के होते हैं ना, वो फिर वापस नहीं आता। माफी शब्द है, लेकिन जो बोला वो वापस नहीं आता है, वो चला जाता है। तो अब जो है कोश्यारी जी ने जो किया, जो नड्डा साहब कह रहे हैं, नड्डा साहब ने जो भी कहा वो सेल्फ गोल मैं मानता हूं। उसको इस तरह से देखिए कि कोश्यारी जी ने कहा, नड्डा जी ने कहा, ये सब आपको, या स्मृति ईरानी ने जो वहां लड़ाई लड़ी लोकसभा में, ये सब मिला के देखिए, मुझे लगता है कि ये बीजेपी जो संगठन है, जो पार्टी है, ये कंफ्यूज लोगों की पार्टी है। इनकी विचारधारा जो है बेहद जो है, विचारधारा उसको कहना, मुझे लगता है पर्सनली मैं बोल रहा हूं, आपके चैनल्स का उसमें कोई कंसर्न नहीं है। ये विचारधारा नहीं, विकारधारा है। सिर्फ मैं ही बचूंगा, बाकी कोई नहीं बचेगा, ये विचार नहीं हो सकता। सोसाइटी जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम बचपन में पढ़ा है हमने। तो सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि इसमें हम सब रहे, केवल मैं रहूं, मेरा भाई न रहे, मेरा पड़ोसी न रहे, मेरे गांव के बाकी लोग न रहे। ऐसी कोई विचारधारा अगर किसी के पास है तो सॉरी, वो विचारधारा नहीं है मेरे ख्याल से। एक दूसरा जो ये कह रहे हैं अपने नड्डा साहब, और नड्डा साहब के कहने के साथ एक और देखिए कि जिस तरह से शाह जी का वहां स्वागत हुआ, राजीव जी उस पर भी ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। शाह जी का जो स्वागत हुआ, वहां फूलों का गलियारा बनाया गया, फूल बिछाए गए उनके चलने के लिए। फिर जो उनका स्वागत हुआ, उनके ऊपर आसमान से फूल गिराए गए। फिर जो स्वागत हुआ, संतों ने उनकी अगवानी की। फिर जो स्वागत हुआ, उसमें 21 महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। फिर जो स्वागत हुआ, उसमें 21 आचार्यों ने स्वस्ति वाचन किया। फिर जो स्वागत हुआ, उसमें 21 पुजारियों ने शंखनाद किया। ये गृह मंत्री है नड्डा साहब, बीजेपी के अध्यक्ष के नाते कुछ बोले, एक बार उनको समझा जा सकता है, लेकिन देश का गृह मंत्री अगर कहीं जाता और इस तरह से उनका स्वागत होता है तो विचार करने का प्रश्न है। कल को अगर ऐसे ही मुस्लिम नेता जाने लगे और मौलाना और लोग यही करने लगे, तो देश को क्या हम वापस उसी जगह लाके खड़ा नहीं कर देंगे जहां हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा लाके खड़ा हो जाएगा, नागरिक समस्याएं जहां गौण हो जाएंगी। एक पहलू। दूसरी बात, मैं वापस आता हूं नड्डा जी पर। नड्डा जी जो बोल रहे हैं कि कोई नहीं बचेगा, खाली बीजेपी बचेगी, तो जो उद्धव ने कहा है, उद्धव ने तो बोल दिया कि भाई ये सतर्क हो जाने का समय है। लेकिन जो नीतीश कुमार वहां बैठे हैं, जो उद्धव जी से ज्यादा बड़ा राजनीतिज्ञ मैं उनको मानता हूं, उनके मन में क्या चल रहा अभी आया नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा है पटना जाकर के, ये जनता दल यू के लिए चेतावनी है, नीतीश कुमार जी के लिए चेतावनी है कि अगर आप विधकने की कोशिश आपने की तो ईडी आपके नेता जो अब तक बचे हुए उनके पास भी आएगी। जनता दल यू के पास अब तक ईडी आई नहीं है। और ये मानिए कि क्या जनता दल यू के नेता सब ईमानदार बैठे हुए बिहार में? पार्टी कैसे चल रही है? क्या वहां घोटाले नहीं हो रहे हैं? क्या वहां पैसा नहीं खाया जा रहा है? देखिए राजीव जी, सवाल मूल ये है, यहां से अगर हम चलते हैं कि हमने जनता ने जनता ने ये कबूल कर लिया है कि रिश्वत हमारे जीवन की जो चक्र है उसमें शामिल हो गई। अभी मैं पिछले दिन गया हुआ था तो दरोगा की बहाली हुई, मुझे नहीं मालूम कितना सच है, लेकिन खुलेआम जनमानस में ये चर्चा थी कि लाखों रुपए घूस दे करके दरोगा की नौकरी ली गई। अभी जो उत्तर प्रदेश का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में सवाल क्वेश्चन पेपर आउट हो गए, तो क्वेश्चन पेपर आउट क्यों होते, कैसे होते, इसकी तह में जाते हैं, हम उसमें अभी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन सवाल है कि जनता दल यू जो है वो भी अब निशाने पर है, जैसा कि नड्डा साहब ने कहा है, और ईडी कल जनता दल यू के नेताओं के घर भी आ सकती है। अब वापस मैं वहां से उठ के आता हूं महाराष्ट्र, और जहां आपका जो शीर्षक है गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, तो मैं थोड़ा सा प्रकाश भाई की बात को आगे कर देता हूं, जहां उन्होंने कहा, संजय राउत की बात कही। तो ये देखिए गोरेगांव एक इलाका है यहाँ मुंबई में, जहां पात्रा चाल जिसको कहा जा रहा है घोटाला वो है। तो उसमें क्या है कि महाडा पहले घर दिया करती थी, जिसे दिल्ली में घर देती है दिल्ली विकास प्राधिकरण या जो भी है हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहां भी तो वैसे यहाँ देती है। और बहुत पहले महाडा के घर दिए हुए वहां जो कॉटेजेज है, तो रीडेवलपमेंट पिछले कुछ साल से रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम यह चल रहा है, यानी जो छोटे छोटे कॉटेजेज है वहां बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाई जा रही है।
और महाडा की चूंकि जमीन है इसलिए महाडा ने खुद ये काम लिया, लेकिन महाडा बिल्डिंग तो बनाती नहीं है उस तरीके से, तो इसने जो है हायर किया बिल्डर को। और इन्होंने जो गुरु आशीष कंपनी की बात की, कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात की, उसको इन्होंने महाडा ने कहा कि ये लो आप डेवलप करो, और उनको 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 टेनेंट थे। टेनेंट मतलब जो पहले से वहां जिनके घर थे, जिनको घर दिया जाना था, और बाकी फ्लैट 3000 में से जो 672 फ्लैट देने के बाद जो फ्लैट बचते वो महाडा को दिया जाना था, और महाडा अपने तरीके से उसको बेचती या जो करती, जो काम नहीं हुआ। और ये 2012 से समय से चल रहा है, यानी 10 साल से ऊपर हो गया। तो जिन लोगों के घर लिए गए, जमीन तोड़ी, घर तोड़े गई है, वो आज तक भटक रहे हैं घर के तलाश में। ऐसे मुंबई में ढेर सारी घटनाएं हुई है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है इस मुंबई शहर में रीडेवलपमेंट, स्लम को डेवलपमेंट करने के तौर पे या बिल्डिंगों को डेवलप करने के तौर पे जो किया गया उसमें बड़ी गड़बड़ियां हैं। और इससे बड़ी तारीफ की बात मैं करूं, नायडू साहब जब शहर विकास मंत्री थे तब उन्होंने एक कानून लाया था जिसमें कहा था कि अब जो बिल्डिंग डेवलपमेंट होगी उसमें हम जो है राडा या क्या कुछ नाम अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये था कि कानून है कि भैया बिल्डर जो बिल्डिंग बनाएगा उसको एक जरूरी धनराशि जमा करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में, उसके बाद ही बिल्डिंग बनेगी। अगर बिल्डिंग नहीं बना पाया, बिल्डर भाग गया, तो वो जो जमा धनराशि है वो जब्त कर ली जाएगी, उस धनराशि से बिल्डिंग बनाई जाएगी, और टेनेंट यानी उस घर उस जगह पे जो रह रहे हैं उनको घर दिया जाएगा। तो ये कुल बताया जा रहा है कि 1034 करोड़ का घोटाला मैटर है। अब इसमें जो है इनको पकड़ा गया संजय राउत जी को। अब समझिए, जो अमलेंदु जी कह रहे थे कि 11.5 लाख रुपए आपने उनके घर से बरामद किए। 12.5 लाख रुपए आज कोई बड़ी रकम नहीं है। रुपए का जिस तरह अवमूल्यन हुआ है उसमें 12.5 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। अच्छा, ईडी ने इनके 10-11 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है संजय राउत की, ये भी आपको खबर कि 10-11 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, जिसमें ये है इनकी पत्नी की संपत्ति और इनके कुल परिचित है। तो ये 11-12 करोड़ रुपए भी आज की तारीख में जो 4 बार सांसद रहा है उसके लिए बड़ी रकम नहीं है। ईडी बड़ी रकम मान ले, इस पे कार्रवाई करी, बड़ी अच्छी बात है। ईडी के कर्मचारियों पे, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके यहाँ भी अगर ईमानदारी से जांच हो तो वो भी ढेर सारे धरे जाएंगे। तो कोई यहाँ दूध का धुला हुआ जो है नहीं है। अब जो सरकार पे बात आती, आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा कि जो ईडी जो कर रही है, संजय राउत को गिरफ्तार करके ले गई है, और मैंने 2 दिन पहले इस पर लिखा था कि अगर संजय राउत जो बीजेपी का ऑफर था कि हमारे पास आओ और निष्पक्ष साबित हो जाओ, बेदाग बच जाओ, वो अगर कर लिया होते तो संजय राउत भी कहीं मंत्री होते, दिल्ली में एडजस्ट कर दिए जाते और ये अरेस्ट नहीं होते। तो ये जो शिंदे साहब है या उनके साथ जो 40 लोग गए हैं उनमें भी कई लोगों पे आरोप रहे। ईडी ने नोटिस भेजा, उनकी नोटिस कहाँ है, उनकी गिरफ्तारी कहाँ है, उनकी जांच कहाँ है, ये सवाल खड़ा है। आप सारे नेताओं को बंद कर दीजिए पकड़ करके, बावजूद इसके जनता के सामने ये सवाल है कि भाई जो बीजेपी के साथ चले गए वो अचानक ईमानदार कैसे हो गए? क्या बीजेपी पाप नाशनी पार्टी है? क्या बीजेपी भ्रष्टाचार हारनी पार्टी है कि बीजेपी जैसे गंगा में नहाते ही पाप धुल जाते हैं तो बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचार धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं? ये सवाल जनता में है। और महाराष्ट्र की जो सरकार जो है, जो गिर जाएगी महाराष्ट्र सरकार, ये इसी भय से अब तक इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ, क्योंकि ये सरकार जो सत्ता में बैठे लोग हैं दिल्ली तक में, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आज कल परसों आएगा उसमें कुछ हलचल मचेगी, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। अब हो सकता है वो जजमेंट जो है वो अभी 1 अगस्त को होना था, पता नहीं आज क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है कि ये जो मुंबई में चुनाव होना है उसके बाद शायद कुछ हो। तो आप जो कानून के दायरे में जब आप जाते हैं तो कानून मुंहजबानी नहीं चलती है, कानून किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है, कानून कागज पे लिखा जाता है। और जब कागज पे लिखेंगे तो कल, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि ईडी के बारे में जो संशोधन किए गए वो सही है, तो कल जब सरकार बदलेगी तो बीजेपी के लोग भी उसी कानून से धरे जाएंगे। और उद्धव ठाकरे यही कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के प्रति मैं थोड़ा सा मेरा एक कहें कि नरम भाव हो, इसलिए कि मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे बेसिकली अच्छे आदमी। राजनीति में ईमानदार कौन है? ये मनमोहन सिंह को जब आपने बेईमान कहा, और मैं मानता हूं
कि जब आप ईमानदार हैं और आपके चारों तरफ बेईमान लोग बैठे हुए हैं तो आप ईमानदार कैसे हैं? आपकी ईमानदारी की जय जयकार क्यों की जा रही है? वो चाहे मोदी जी हो, चाहे कल मनमोहन सिंह थे। जब आपकी पार्टी में भ्रष्ट लोगों का पूरा एक ग्रुप इकट्ठा है तो आप ईमानदार कैसे? और रेवेन्यू मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और कई मंत्रालय हैं जहां आपकी पार्टी के लोग झगड़ा करते हैं मंत्रालय हासिल करने के लिए। नेता आपके जो एमपी हो या विधायक हो कि आप बड़े आराम से चर्चा करते हैं चैनलों पे भी कि मलाई वाले मंत्री पद। तो मलाई वाले मंत्री पद का मतलब क्या होता है भाई? जरा ये समझाए मुझे। तो ये जो है लोकतांत्रिक तरीके से अब एक क्या हो गया है, असंसदीय और संसदीय। तो हमारी पूरी जीवन व्यवस्था, पूरी जीवन प्रक्रिया अगर असंसदीय हो गई है तो हमें इसको साफ करने की जरूरत है या मान लेने की जरूरत है कि संसदीय कुछ बचा नहीं, हम सब असंसदीय हैं और जो असंसदीय है वही मूल रूप पर संसदीय है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा और ये अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार बचती है या नहीं बचती है, हिंदुस्तान में बीजेपी केवल बचती है, विपक्ष बचता है या नहीं बचता है, मैं इस पर अभी कुछ नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि नागरिकों का बचना जरूरी है। क्या हम नागरिक बचेंगे या हम एक करप्ट इंसान के तौर पे बचेंगे, एक बीमार इंसान के तौर पे बचेंगे, ये हम नागरिकों को भी सोचने की जरूरत है। राजीव जी।